आप भाषा ऐसी कहना चाहें तो अलग अलग ढंग से अलग लोग कह रहे थे एनी अदर साइंस और एज वैलिड एज मॉडर्न साइंस। दूसरा ये था कि साइंस में वैल्यूज नहीं और वैल्यू एम्बेडेड साइंस, साइंस ही शब्द का प्रयोग था, नॉलेज शब्द का प्रयोग तब तक हम लोग नहीं कर रहे थे और काफी बात तक नहीं कर रहे थे। वैल्यू एम्बेडेड साइंस की बात थी। इस टाइप की बात लिखी गई कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस डन बाय मॉरल मैन एंड वीमेन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइंस विच एम्बॉडीज मॉरलिटी। ये अच्छे लोग साइंस करने वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी बात साइंस के अंदर ही होनी चाहिए, साइंस का हिस्सा होनी चाहिए, इंटरनल उसका हिस्सा होनी चाहिए। इस रूप में ये बातें हुई और हम लोग ये बातें चलती रही थ्रू द 80s। एक्चुअली काफ़ी लिखा गया, पीपीएसटी बुलेटिन्स में काफ़ी कुछ है और लोगों के इंडिविजुअल आर्टिकल्स में भी काफ़ी कुछ मिलेगा। उसका कनेक्शन जैसे गांधी जी को हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों के ये समझ में आया था जब गांधी जी कह रहे हैं कि चरखा गांव में ले जाइए, और गांव में अगर चरखा आ गया तो क्या क्या बदलाव आ जाएगा, अनरिलेटेड बात, गांव साफ हो जाएगा, लोग भाईचारा आ जाएगा और क्या क्या आ जाएगा, चरखे के सहारे आ जाएगा। तो यह अपरेंटली अनरिलेटेड मालूम पड़ता है, लेकिन फिर वो कुछ बड़ी बात कह रहे हैं कि चरखा आएगा ही नहीं उसके बिना, अगर ऐसी बातें ना हो तो इत्यादि। उसके ऊपर बहस चलती थी, इस तरह की बातें आपस में हो रही थी। उस वक्त किसान आंदोलन उठाव पे था और हम लोग जो कानपुर का ग्रुप था वो अकेला ऐसा ग्रुप हम लोगों की जानकारी में था, पढ़े लिखे लोगों का, जो किसान आंदोलन का समर्थक था और शुरू से ही लगभग बिना शर्त समर्थक था। कई पॉइंट्स इसने सामने लाए थे, लेकिन जो अभी रिलेवेंट ज्यादा पॉइंट था उसमें हम लोगों ने जो देखा कि लीडरशिप किसानों के हाथ में थी। बलबीर सिंह राजेवाल थे, आए थे, हमने 81 में एक मीटिंग कानपुर में बुलाई थी मजदूर किसान नीति की ओर से। बलबीर सिंह राजेवाल आए थे और एक दो लोग आए थे, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद बनारस में जो मीटिंग बुलाई उसमें भूपेंद्र सिंह मान आए थे, अजमेर सिंह लखोवाल आए थे, ये आए थे। बाद में गुरनाम सिंह इस आश्रम में रह करके गए, कुरुक्षेत्र वाले। तो हमारा बहुत अंतरंग रिश्ता रहा है किसान आंदोलन के साथ। शरद जोशी के आश्रम में या उन्होंने जो घर बनाया था करीब 30 किलोमीटर दूर तुकाराम के स्थान के आगे जाकर के पूना के पास में, वहाँ बहुत सी मीटिंग्स में हम लोग गए थे। नंजुन स्वामी के एक्शन प्रोग्राम्स में हमारे लोग सब शामिल थे। मतलब पीएचडी कर करके लोग गए, नौकरी करने गए, पहले बम्बई में, फिर कर्नाटक इसलिए चले गए नौकरी खोज करके कि हमें किसान आंदोलन में शामिल होना। एक के बाद एक गिरीश वापस नागपुर चले गए कि हमें शेतकरी संगठना में शामिल होना है करके। ये लोग कोई ना बाहर गए ना कोई बड़ी नौकरी ली, छोटी यूनिवर्सिटीज में नौकरी ले करके घर भी चलने थे तो चले गए। ये सब किसान आंदोलन के अंदर रहते हुए। किसान आंदोलन का नेतृत्व अपना था, हम लोग ने उसके नेतृत्व में अपनी भागीदारी नहीं देखी। हम इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे अलग अलग समयों पे। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्टेट लेवल के थे, उसके मेंबर वगैरह हुआ करते थे, उनके लोग हमारे दोस्त थे, लेकिन हम उसमें कभी लीडरशिप रोल में अपने को नहीं देखते थे, क्योंकि लीडरशिप किसानों की थी। तो ये किसानों को क्या चाहिए इसकी बात करें, और ये बाजुबा मामूली नहीं था। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके आए हुए थे, हमें ये दिखाई दे रहा था कि जब से आधुनिक दुनिया बनी है तब से किसान नेता हो सकता है, ये बात ही नहीं, किसी ने नहीं कही। आप पूरी 19th सेंचुरी का सोशलिस्ट थॉट, अनार्किस्ट, फलाना ढिकाना, क्रोपोटकिन, ये वो सब देख लीजिए। क्रोपोटकिन में थोड़ा मिल जाएगा,
नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन बातें उस टाइप की मिल जाएंगी, प्रूधों में थोड़ी मिल जाएंगी, बातें उस किस्म की, लेकिन क्लियर ये एस्टेब्लिशमेंट कि इनके नेतृत्व में समाज का पुनर्संगठन होगा, ये बात नहीं मिलेगी। ये वापस ले जाएंगे, विलेजिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस टाइप की बातें मिल जाएंगी। लेकिन मॉडर्निटी से मुकाबला करके ये एक अगला कदम उठा लेंगे और इनके नेतृत्व में दुनिया को पुनर्संगठित करने का एक नया अवसर पैदा होगा, इसकी स्थिति कोई बात नहीं थी। जबकि यूरोप भी तब ज्यादा रूरल था। हमको लगता है 1875-80 तक यूरोप रूरल ही है, केवल इंग्लैंड अर्बन हो गया है, इवन फ्रांस इज रूरल, मोस्टली रूरल। लेकिन ये नहीं था। नेतृत्व तो या तो ये शहर के लोगों का आना है, या वर्किंग क्लास से आना है, या फिर जिसको उन्होंने पेटी बुर्जुआसी कहा या बुर्जुआसी कहा, थोड़े अलग अलग अर्थों में, वहां से नेतृत्व आना है और साइंस के नेतृत्व में होना है। ये सारी बातें एक तरह से तयशुदा थी वहां के, इसमें सब में नहीं थी, लेकिन बड़ी लाइन ये थी। इसके बाद हिंदुस्तान में ये किसान नेतृत्व खड़ा हो गया था। ये कहता था किसान क्लास नहीं था। मार्क्सिस्ट के ये समझ में नहीं आता है कि जब तक क्लास फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब तक वो अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में ले कैसे सकता है। ये बड़ा इंटरनल वोवन तर्क है मार्क्स का, कि जहां मार्क्स ने हिमसेल्फ लिखा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बाद में ये आइडियाज काफी डेवलप्ड है कि जिसका क्लास फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ काइंड ऑफ अमॉर्फस मास, वो एक क्लास फॉर्मेशन के क्रिस्टलाइजेशन में नहीं जाता है, तब तक वो अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में नहीं लेता है। गांधी क्यों अहिंसा की बात कर रहे हैं, ये वहां से एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि गांधी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो वो मजबूर हैं अहिंसा की। बड़ा फ्रेमवर्क है। किसान आंदोलन उस फ्रेमवर्क को ध्वस्त कर रहा था, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था। कर रहा था या नहीं कर रहा था ये तो आगे, हमें ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन उस पूरे थॉट के फ्रेमवर्क को जो 100 साल में और उसके पहले से बना था, जिसका आधार यूरोपियन साइंस में था, और यूरोपियन फिलॉसफी में और साइंस में एनालिटिकल थॉट and actual science provided the basis for such thinking, the ultimate basis। ये चैलेंज हो रहा था प्रकारांतर से। किसान ये नहीं कह रहे थे। किसान क्या कह रहे थे? किसान कह रहे थे, और हम लोगों ने इस पे बहुत लिखा, किसान कह रहे थे कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस नॉन पॉलिटिकल हैं। किसानों के ऑर्गेनाइजेशन आप उनसे पूछते तो वो पार्टी पर आ जाते कि ये नॉन पार्टी है, लेकिन लीडरशिप से बात करते तो बहुत किस्म की बात होती। नॉन पार्टी की बात तो जयप्रकाश नारायण पहले कर चुके थे, निर्दलीय क्या कहें उसे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कर चुके थे, नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस की बात चल रही थी। ये रजनी कोठारी वगैरह चला रहे थे, नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस की बात बहुत जगह से चल रही थी। लेकिन वो अपने को तो नॉन पार्टी की बात तो पब्लिक डोमेन में डिबेट में थी, लेकिन उन्होंने अपने को नॉन पार्टी नहीं कहा। तो हम परेशान थे, यानी मजदूर किसान नीति के पूरा ग्रुप 10-20 लोग हुआ करते थे, कि ये नॉन पॉलिटिकल क्यों कह रहे हैं अपने को। तो थोड़ा हम लोग के ये समझ में आया कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल होने का मतलब है क्लास फॉर्मेशन से रिलेटेड है, सम है। इनफैक्ट पॉलिटिकल सोसाइटी ही क्लास फॉर्मेशन से रिलेटेड है। और ये बुर्जुआसी के डेवलपमेंट और 18th और 19th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुआ है यूरोप का, यूरोप में जिस किस्म का क्लास फॉर्मेशन हुआ है, वैसा क्लास फॉर्मेशन जहां नहीं हुआ है वहां पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं हो सकती है। तो ये कहीं तो भी गड्ड मड्ड, जो लोग ज्यादा उसको पढ़ते हैं वो ज्यादा सफाई से इस बात को कह सकते हैं। हम लोग तो उसके कोई अध्येता नहीं थे, लेकिन मोटी बात पढ़ी हुई थी। तो किसान का नेतृत्व है, तो ये अच्छा बात जो करते थे, एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते थे अपने को, दूसरा कहते थे हमें जस्ट प्राइसेस मिलने चाहिए। 3 शब्द पॉपुलर थे, लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए, न्याय संगत मूल्य मिलने चाहिए, और साइंटिफिक प्राइसेस मिलने चाहिए। वो लाभकारी मूल्य, साइंटिफिक प्राइसेस और इसमें न्याय संगत मूल्य,
इसमें फर्क नहीं करते थे, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते थे। अब आप ये डिमांड कर सकते हैं कि वो अलग अलग बात को वो कंफ्यूज कुछ नहीं कर रहे थे। उनको जो दिखाई दे रहा था, जो वो चाहते थे, उसकी बात कर रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। वो साइंटिफिक शब्द का शायद वो प्रयोग नहीं कर रहे थे जो प्रयोग यूनिवर्सिटी वाले करते हों उस शब्द का, कुछ और प्रयोग कर रहे थे जिस रूप में वो पॉपुलर हुआ होगा। लेकिन डिमांड ज्यादा बड़ी थी। ये फॉर्मुलेशन मजदूर किसान नीति का हुआ बाई 86-87। हम लोगों ने नॉन पॉलिटिकल का ये अर्थ निकाला, और ये अर्थ निकाला कि किसान आंदोलन से सोशल पावर के नए फॉर्म्स इवॉल्व कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे ये कौन जानता है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल कहना अपने ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोशल पावर के नए रूपों की ओर बढ़ने का एक संकेत मालूम पड़ता है। लेकिन उनके साथ कोई था ही नहीं, वो अकेले थे। तो उसकी ओर जितना बढ़े या नहीं बढ़े, या ज्यादा अपने खाप में और पंचायत के मोड में चले गए, लेकिन एक बड़ा प्रोसेस एस्टेब्लिश कर दिया। वो पंचायत प्रोसेस से चलते थे, वो कमिटी प्रोसेस से नहीं चलते थे। उनके पंचायत में निर्णय, कल किसी ने कहा है, शायद रामजन्म ने कहा है, किसी ने कहा कि पंचायतों में कोई भी पंचायत का जो सरगना हुआ करता था, जो चौधरी हुआ करते थे, उनसे कैसा नहीं चौधरी ये बात नहीं चलेगी। ये तो हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से कहे जनाब ये बात नहीं चलने वाली है, ये तो सोच भी नहीं सकते आप। जबकि वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों की बात वो कर रहे हैं और लोगों को मौका भी दे रहे हैं। तो वो है इंटरनल कुछ पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस हैं। तो हमें ये समझ में आया कि ये हमारे ऊपर एक डिमांड डाल रहे हैं, सरकार से अपनी चीज मांग रहे हैं, और खुद के ऊपर। ये सीखा हमने कहां से था? ये सीखा हमने लेनिन से था। लेनिन लिख रहे हैं व्हाट इज टू बी डन में, या कहीं वन ऑफ दोज पैम्फलेट्स जो शुरू में लिखी हैं 1902 और 1905 वगैरह के बीच में। उन पैम्फलेट्स में किसी में लिखा है, वो लिखते हैं कि वर्कर्स मूवमेंट दो किस्म की डिमांड्स है। एक डिमांड वो जो सरकार के सामने या पूंजीपति के सामने रखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बोनस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वेजेस चाहिए बढ़े हुए। और दूसरी डिमांड वो हमारी पार्टी के सामने रख रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब रिवॉल्यूशन होगा। और रिवॉल्यूशनरी थ्योरी का निर्माण कौन करेगा? तो पार्टी करेगी। तो पार्टी के ऊपर ये डिमांड प्लेस हो रही है कि एक थ्योरी का निर्माण करो जिससे हमारा मूवमेंट आगे बढ़े। और सरकार से डिमांड ये हो रही है कि हमको इंक्रीज वेजेस चाहिए। सो देयर इज अ पॉलिटिकल डिमांड एंड देयर इज एन इकोनॉमिक डिमांड विच आर मिक्स्ड विद ईच अदर। और जल्दी से उसको अलग, आप उसको अलग करना सीखिए। वहां से हमने ये सीखा था या वो पढ़ा था, और वो यहां लागू होता हुआ दिखाई दे रहा था कि ये किसान आंदोलन अपने समर्थक पढ़ने लिखने वालों से ये पूछ रहा है, पार्टली, जरूरी नहीं पढ़ने लिखने वाले ही हो, और लोग भी हो सकते हैं, सोचने वाले लोगों से ये कह रहा है कि तुम सोचते हो, हमारे साथ खड़े होते हो, आगे कैसे जाएंगे, इसका विचार क्या है? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसके पास में एक दर्शन होना होगा नॉन पॉलिटिकल फोर्स का। नॉन पॉलिटिकल फोर्स का एक, अच्छा, नॉन पॉलिटिकल फोर्स के सारे दर्शन दब चुके थे, और नई दुनिया में जितने दर्शन सामने थे वो सब पॉलिटिकल फोर्स के थे। पावर जहां लोकेट करेगी, ये जो कह रहे थे आज कि नॉलेज की बात वेस्टर्न ट्रेडिशन में करिए तो वो पावर के साथ एसोसिएट हो जाती है। यहां पे दूसरे किस्म की बात, नॉलेज को विनोबा ने स्ट्रेंथ के साथ जोड़ा था। ये विनोबा का कमाल कम था, ये इंडियन ट्रेडिशन का, कुछ हिंदुस्तान की परंपराओं में सोच के कुछ तरीके रहे हैं जिसमें ज्ञान ताकत के साथ जुड़ता है, ना सत्ता के साथ। तो उनकी ताकत का स्रोत उनके ज्ञान में होना चाहिए, ये हम लोगों को लगता था। लेकिन उनके ज्ञान को कौन सा रूप, इस तरह से आप थियराइज करेंगे कि वो जो ज्ञान डोमिनेंट ज्ञान है उसके साथ बराबर में कंटेस्टिंग पोजीशन में खड़ा हो, एक कंटेस्ट कम से कम पैदा हो। केवल डिसेंट नहीं कि आपकी बात हमें जम रही है, नहीं, हमारी बात करिए, हम ये बात कर रहे हैं, तब जाके बात आगे जा सकती है। एक कंटेस्ट को जो आकार दे। तो इस पे सोचते, इसका जवाब ढूंढते हुए
और उस वक्त तक हम लोग मजदूर किसान नीति का पब्लिकेशन बंद कर चुके थे 87 में, और नॉन उसकी किताब वगैरह लिख चुके थे, क्या आर्टिकल छपे वगैरह वो सब इकट्ठा, थोड़ा बहुत काम राइटिंग का पब्लिकेशन का हो चुका था। लेकिन किस लिए बंद कर दिया था उसका पब्लिकेशन? तो पैसे बड़े मामूली लगते थे, बहुत से लोग नौकरी भी कर रहे थे, मामूली पैसे लगते छापने के, बड़ा सस्ता कागज आता, सबसे सस्ता राजेंद्र कागज आ जाता, उसी छापते थे और बांट देते थे उसको। लोकली छपता था जो सबसे पास का प्रेस था उसको, पैसे नहीं लगते थे, पैसे कम लगते थे। हम साल भर तक ये बहस करते रहे कि हमें अपनी एडिटोरियल पॉलिसी बदलने की जरूरत है, और हमारी एडिटोरियल पॉलिसी जो 78-79 से चली आ रही है वो 85-86, नंजुन स्वामी आ गए, ये आ गए, बाद में टिकैत साहब भी आ गए, ये सब लोग प्रकट हो चुके हैं, और हम बहुत कुछ बदल चुके हैं। लेकिन जो फंडामेंटल चेंज हमारी एडिटोरियल पॉलिसी में आने की जरूरत है एक नॉलेज लेवल पे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि साल भर में हम नहीं कर पाए वो चेंज, इसलिए हमने अखबारी बंद कर दिया, और ये निर्णय लेके बंद हुआ। जो मजदूर किसान नीति चलाने वाले, ये 88 की मीटिंग है विंटर की, 87 विंटर की या कभी की, राजघाट में हम यहाँ रहते थे, यहाँ सब जगह से लोग आए थे, लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको बंद कर दिया गया, और उसको बंद कर दिया गया। ये बहस जारी रही कि किसान का अपना दर्शन या अपना ज्ञान। तो आज जैसे मैं कह रहा था, किसान विज्ञान की बात आई, कुछ लोगों ने किसान विज्ञान की बात की, कुछ यहाँ वहाँ बातचीत उस पर चली। उसके बाद यहाँ कुछ लोग और थे जो उभर रहे थे उस वक्त, वो हमसे रिलेटेड नहीं थे, वो स्वदेशी विज्ञान की बात करते थे। एक मेटलर्जी प्रोफेसर थे, क्या उनका नाम मैं भूल गया, कानपुर IIT में, उन्होंने स्वदेशी विज्ञान के नाम से बात शुरू कर दी थी। ये 89 के आसपास, हमें याद नहीं, स्वाध्याय वाले तब तक नहीं आए थे, हमको लगता है वो बाद में है, मिड 90s में है। तो इस तरह से ये बातें चल रही थी, इस तरह की कुछ। लेकिन बार बार जब हम यहाँ पे स्त्रियों के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, कुछ स्त्रियां संगठित हुई थी, चित्रा जी जिसमें थी, और ये नारी विद्या की बात कर रहे थे, और इनको न स्वदेशी विज्ञान की बात जच रही थी, न किसान विज्ञान की बात जच रही थी। तो बात लोक विद्या की इन्हीं लोगों से आई होगी। हमें याद नहीं है कि लोक विद्या का शब्द किसने दिया और क्या हुआ, लेकिन बहुत लोगों को जचा, तो वो शब्द अडॉप्ट कर लिया गया, और फिर उसके सहारे बातचीत। लोक विद्या का शब्द मिलते ही एक स्वदेशी दर्शन मिल गया। जैसे ही लोक विद्या का शब्द मिला, जैसे होता है ना, जैसे ही हमारे घर का एक एड्रेस हो गया, हमें रिलेटिवली कंफर्टेबली रहने की एक जगह हो गई। स्वदेशी दर्शन को अब हम इन्हीं कंटेम्पररी टर्म्स में रीराइट कर सकते थे, जो किसानों के अपने विचारों से मेल खाता। इस तरह से हम लोग एक एक कदम करते हुए ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 15 ईयर्स एक नॉलेज मूवमेंट के रूप में शेप लेते चले गए। नॉट कॉन्शियसली, नॉट फ्रॉम, कुछ कॉन्शियसली है, कुछ किसान आंदोलन में रहने का बहुत बड़ा नतीजा निकला है। अच्छा, सीख ये थी, एक और जाएंगे सीख में हम, जो माओ त्से-तुंग की थी। माओ त्से-तुंग ने कल्चरल रिवोल्यूशन किया था। वो जो पहले उनका रिवोल्यूशन की लीडरशिप थी, जो 49 में कंक्लूड हुआ था, उसमें भी बहुत नई बातें थी, लेकिन कल्चरल रिवोल्यूशन जैसी बातें नहीं थी। कल्चरल रिवोल्यूशन को हम लोग को ये समझ में आया था, उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, कैपिटलिस्ट रोडर्स, कल्चरल रिवोल्यूशन में। इट वॉज ए नॉन क्लास टर्मिनोलॉजी, वो क्लास टर्मिनोलॉजी नहीं थी, वो उसको कैपिटलिस्ट नहीं कहते थे, कैपिटलिस्ट रोडर कहते थे, और कुछ बातें कर रहे थे। हम लोगों ने चर्चा की ये कैपिटलिस्ट रोडर का क्या मतलब है। इनको मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, मार्क्सिस्ट लेक्सिकन कम पड़ रहा है, वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट लेक्सिकन कम पड़ रहा है जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए। यानी उनका जो बेस है, उस बेस के प्रति वो ईमानदारी से अगर रहना चाहते हैं, जो किसान और वर्कर्स हैं वहां के, जो किसान, जो उनकी क्रांति का मेन फोर्स जिसे उन्होंने कहा, उसके प्रति अगर वो ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, तो मार्क्सिस्ट लेक्सिकन
कुछ कम पड़ रहा है, उसमें उसका थियराइजेशन नहीं हो पा रहा है। और कल्चरल रिवोल्यूशन इस स्पेस में पैदा हुआ जहां मार्क्सिस्ट लेक्सिकन कम पड़ रहा था और अपने जो पॉपुलर बेस था उसके प्रति ईमानदारी बरती जा रही थी। हमने इस उम्मीद की बात कुछ लोगों से जब बात हुई जो माओइस्ट मूवमेंट चलाते हैं अपने देश में, हमने उनसे ये बात कही, कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम एक इंडेफिनिट इंतजार तैयार हैं कि अगर वो अपने आदिवासी आधार के प्रति ईमानदार रहेंगे, इसकी अपने विचार की तुलना में, देखिए दो चीजें हैं अभी, एक विचार है और एक वो रियलिटी है, जिस रियलिटी जो आपका आधार है, आपके काम करने का आधार है या रिक्वायरमेंट है या जो भी है, इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो आप किसके साथ रहेंगे? आप अपने विचार के साथ रहेंगे या अपने लोगों के? मैटर वेदर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट इन सो फार एज इट कैचेस द माइस। माओ त्से-तुंग टेक द कैट टू कैच द माइस, ये माओ त्से-तुंग की पोजीशन है। ये कि अपने बेस के प्रति ये हमारे सामने भी सवाल आया, क्योंकि हम अर्बन थियराइजेशन ये सारा पढ़ करके आए हुए थे। क्या हम किसान के प्रति ईमानदार रहेंगे या हम किसी पेटी बूर्जुआ थियराइजेशन में जिसमें हम हैं उससे चिपके रह जाएंगे? तो हमारे जो ग्रुप था, और यहीं पे बड़ा स्प्लिट आया बिटवीन जो किसान आंदोलन समर्थक थे और जो पीपीएसटी वाले थे। पीपीएसटी वाले अपने आइडिया पे कायम थे, वो किसी बेस के प्रति अपने को, नेशन का कोई कंसेप्ट था जिसके प्रति वो थे। नतीजा ये निकला कि आधे लोग इसमें चले गए, बाबरी मस्जिद गिराने, और जिस पार्टी ने गिराया उस पार्टी में चले गए। ये नतीजा हुआ उसका। मैं आग्रह कर रहा था कि यदि आप वो कहानी बताए जब आप अगरियाओं के साथ बॉम्बे गए थे और वहाँ जो बहस हुई, या मतलब जो उससे, हाँ, तो फर्स्ट कांग्रेस जो हुई, ठीक है, थोड़े तो बताएंगे तो कुछ खुलेगा। अगरिया की कहानी हम लोगों ने खोज शुरू की थी। ये पता लगा था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि लोहा गलाने वाले लोग हैं, आगलन करने वाले यानी स्मेल्टिंग करने वाले लोग हैं और छोटे से फर्नेस में करते हैं। ये सब